नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं गणित शिक्षण के बारे में। और गणित शिक्षण के बारे में हमारी 2 क्लासें हो चुकी है। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी हो तो ज़रूर देखें और साथ ही अपने नोट्स खुद बनाते जाएं, है ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमने पिछली क्लास में क्या देखा था? पिछली क्लास में ये देखा था कि गणित के अध्ययन से बालकों में किन किन बातों का विकास होता है। क्या देखा था हमने? गणित के अध्ययन से बालकों में किन किन बातों का विकास होता है। तो उसमें सबसे पहले हमने बौद्धिक मूल्यों का देख लिया था। क्या देख लिया था? कि बौद्धिक मूल्यों का विकास होता है, ये हमने देख लिया था। ठीक है, अब हम लोग बात करें आगे, तो हम बात करने वाले हैं व्यवहारिक मूल्यों के बारे में। किसके बारे में? व्यवहारिक मूल्य। तो सबसे पहली बात कि व्यवहारिक मूल्य क्या होते हैं, है ना। कि हमारी डेली लाइफ में जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, है ना, जो भी सामान, जो भी वस्तुएं, जो कुछ भी यूज़ करते हैं वो हमारा व्यवहारिक मूल्य होता है। हमारे व्यवहार में किस प्रकार से गणित दिखती है ना, वही हमारा व्यवहारिक मूल्य कहलाता है। जैसे कि हमारा दैनिक जीवन में उपयोगी क्या चीज़ें होती है, जैसे यंग क्या बोल रहा है। ठीक है, अब यंग क्या बोल रहा है? यंग एक है ना, यंग का जैसे कि अगर आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो ये यंग का द्विस्लेट प्रयोग करके आता है। ठीक है, एक टॉपिक है, अगर आपने पढ़ा हो तो, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। एक यंग जो है वो क्या है, एक्चुअल में भौतिक विज्ञान का एक टीचर था। टीचर का मतलब है कि रिसर्च करने वाला था। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि उसके मैथ भी बहुत अच्छी थी। तो उन्होंने क्या बोला है कि मैथ के बारे में ध्यान से देखना कि लोहे, वाष्प और विद्युत, किसके बारे में? लोह, वाष्प और विद्युत कि इस युग में जिस ओर मोड़ करके भी देखे गणित ही सर्वोपरि है। हम लोग अगर पहले क्या होते थे कि लोहे, वाष्प और विद्युत, है ना, मतलब आज की तारीख के जो चल रहे हैं, या पहले टाइम में जैसे कि हमारे पास में वाष्प के इंजन आए थे सबसे पहले, या उससे भी पहले लोहे की जो भी वस्तुएं, मतलब जब विकास हुआ था, है ना, उन सभी बातों में अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे ज़्यादा, सबसे ऊपर जो बात है या जो रहेगा वो किसको माना जाएगा? गणित को ही माना जाएगा। किसको माना जाएगा? गणित को ही माना जाएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये गणित के बारे में उन्होंने बोल दिया। किसने बोला है? हमारे यंग साहब ने। आगे हम लोग देखें कि सांस्कृतिक मूल्य क्या क्या है। ठीक है, किसका? गणित का सांस्कृतिक मूल्य। सांस्कृतिक मूल्य का मतलब जैसे कि हमारे पास में समाज में किन किन बातों पर उसका उपयोग किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात करें हम लोग कि किसी भी अनुसंधान को पहले कागज़ पर बनाया जाता है। जैसे अगर हम लोग मान लो कोई घर बनाते हैं तो क्या करते हैं? घर का नक्शा बनवाते हैं, तो वो सबसे पहले कहाँ बनेगा? एक कागज़ में बनेगा। ठीक है, अनुसंधान कोई भी रिसर्च करना है उससे पहले क्या करना पड़ेगा? एक कागज़ में प्लान करना पड़ेगा। क्यों प्लान करना होता है? क्योंकि हमारा जो प्लान है वो ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, है ना, और हमको अपना इन्वेस्टमेंट है, जो अपने पैसे जो है वो ख़राब नहीं हो, है ना, हमारा धन जो है वो ख़राब नहीं हो। उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है? कागज़ पर बनाना पड़ता है, और बाद में, है ना, कागज़ में बना करके हम लोग फिर बाद में क्या करते हैं? उसका वास्तविक रूप देते हैं। क्या करते हैं? बाद में उसका वास्तविक रूप देने के लिए गणित का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गणित का जो प्रयोग है वो समस्या की विविधता को समझने में सहायता देता है। कोई भी समस्या है, अलग अलग प्रकार की समस्याओं को समझने के लिए अगर कोई सब्जेक्ट है या कोई विषय जो है वो सहायता देता है तो वो कौन है? गणित है। ठीक है, अगली हम लोग बात करें अनुशासनात्मक मूल्य कि अनुशासन में हम लोग किस प्रकार से गणित का मूल्य है। ध्यान से देखना कि गणित को हम लोग कहते हैं कि भाई ये मेंटल एक्सरसाइज है। क्या बोलते हैं? मानसिक व्यायाम है, मतलब दिमाग का कसरत करता है ना। कभी कभी आपने पजल वगैरह पढ़ी होगी या कुछ सुडोकू वगैरह खेला होगा, तो क्या बोलते हैं कि हम लोग भाई दिमाग की प्रैक्टिस करा रहे हैं। जैसे हम लोग हमारी बॉडी को हम क्या बोलते हैं? जैसे कि हमारी बॉडी को हम एक्सरसाइज करवाते हैं ताकि हमारी बॉडी फिट रहे, इसी प्रकार से गणित को भी, है ना, मानसिक व्यायाम माना गया। क्या माना गया? आपका मानसिक व्यायाम माना गया। मानसिक व्यायाम का मतलब ये है कि आपकी मेंटल एक्सरसाइज होती है। अगली बात कि अध्यापक का सारा ध्यान किस प्रकार और किस विधि से पढ़ाया जाए ये रहता है। जैसे हम लोग हमारा एग्जाम्पल लेते हैं या आप लोग पढ़ते हो, तो हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि भाई हम ऐसा क्या तरीका निकालें। क्या सोचते हैं कि हम ये हमारे पास में ऐसा क्या तरीका हो कि आपको जल्दी से समझ में आ जाए, है ना, आपको बोरिंग ना लगे, आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि पूरा ध्यान, इसका मतलब क्या हुआ कि ये अनुशासनात्मक में क्या है? मूल्य है कि भाई हमारा पूरा ध्यान जो है आपके ऊपर लगा रहेगा और
किस प्रकार से आपको सिखाया जाए, आपको का मतलब विद्यार्थियों को सिखाया जाए, इसके ऊपर हमेशा बना रहता है। और उसकी अगर हम लोग आगे की बात करें तो स्मरण की तुलना में चिंतन और तर्क शक्ति का प्रयोग होता है। हमको यहाँ पर रटने वाली बात नहीं है, गणित में किसी बात को रटने के लिए बात नहीं करेगा, है ना। यहाँ पर क्या बोलेगा, चिंतन आप कर सकते हो, किसी बात के बारे में आप सोच सकते हो और उस बात के लिए आप लोग अपना तर्क दे सकते हो। आप सोच सकते हो और क्या कर सकते हो, अपना तर्क दे सकते हो। तो ये हम लोग बात करेंगे भाई स्मरण शक्ति की तुलना में, है ना। मेमोराइज्ड, याद करने की तुलना में क्या बोलता है वो कि भाई याद करने की जरूरत नहीं, आपको समझना है ना, आपको चिंतन करना है और आपको तर्क वितर्क करना है। चलिए ठीक है। उसके बाद में अगला निर्माण और मानसिक अनुशासन हेतु सर्वश्रेष्ठ विषय है और सूक्ष्म निरीक्षण की आदत बनाता है। मतलब बिल्कुल माइक्रो टीचिंग हम लोग पढ़ते हैं ना कभी, अगर आपने बीएड में डीएलएड में ना, क्योंकि बीएड तो लेवल 2 वालों के लिए है, डीएलएड में अगर आपने मान लो अगर इस टाइप से किया होगा, है ना, तो आपको माइक्रो टीचिंग में आपको पढ़ाया गया होगा या आपको पढ़ाने का अवसर भी मिला होगा, तो आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में सांस्कृतिक मूल्य था। और अगला जो है हमारा नैतिक मूल्य, किसकी बात करें हम लोग, नैतिक मूल्यों की बात करें तो गणित एकमात्र ऐसा विषय है जो वास्तविक रूप में बच्चों को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने का अभ्यास कराता है ना। मैं बहुत बार पढ़ाता हूँ, एक बात बोलता हूँ कि हम गणित वालों में इमोशन नहीं होते हैं, इमोशन नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं कि इसका मतलब हमें फीलिंग नहीं होती, ऐसा नहीं है ना। इमोशन नहीं होने का मतलब ये है कि हमें किसी चीज़ के ऊपर क्या है कि मतलब हम लोग क्या कि अगर मान लो कोई चीज़ होती, किसी के नंबर कमज़ोर है कोई बच्चा, समझना बात को, अगर कोई बच्चा कमज़ोर है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि जब एग्ज़ाम होगा तो अगर वो कॉपी में कुछ नहीं करेगा तो हम उसके पूरे में से पूरे नंबर दे देंगे या ऐसा कुछ कर लेंगे, ऐसी चीज़ें नहीं होगी। अगर हमको लगता है कि वो कमज़ोर है, वो फेल होने के लायक है, तो गणित में है ना, कभी कभी आपने 100 में से 0 नंबर भी देखे होंगे, 50 में से 0 नंबर भी देखे होंगे, है ना। उसके पीछे एक ही कारण है कि गणित एकमात्र ऐसा विषय है जो वास्तविक रूप से अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने का अभ्यास कराता है। देखो हिंदी वगैरह में क्या होता है, साहित्य वगैरह चलते हैं, कहानियाँ चलते हैं तो लोग इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, अपनी भावनाओं पर काबू करना सिखा देता है। ठीक है, कौन, गणित, है ना। चलिए आगे की हम लोग बात करें कि उसका सामाजिक मूल्य क्या है। तो नेपोलियन बोनापार्ट भाई क्या बोलता है, नेपोलियन बोनापार्ट नहीं, नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट अलग आदमी था। नेपोलियन साहब क्या बोल रहे हैं कि नेपोलियन के अनुसार गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। अगर आप लोग गणित में जितना विकास कर रहे हो उतना ही देश संपन्न होता जाएगा। किसका कहना है, नेपोलियन का कहना है कि भाई गणित इतनी इम्पोर्टेंट है, क्या बोलता है कि भाई गणित समाज में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जितनी गणित की उन्नति होगी, जितनी गणित की वृद्धि हो जाएगी समाज में, उतनी ही संपन्नता क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। ठीक है, अगली बात उन्होंने बोला क्या है, मतलब जीवों का पार्जन मूल्य। ठीक है, हो सकता है मेरे ज़बान में थोड़ा सा चिपक रही है, मुंह में कुछ जगह छाला भी हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग ये ना सोचें कि क्या हो रहा है ना, जीविकापार्जन मूल्य। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग कमाते हैं, है ना, किसी भी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होता है, तो यही होता है भाई, पैसा ही तो कमाना होता है। भाई हम लोग आपको शिक्षा दे रहे हैं तो आप कल को टीचर बनोगे और क्या होगा, पैसे ही कमाना, परिवार चलाना है। तो हर एक शिक्षा का उद्देश्य जो है वो क्या होना चाहिए, जीविकापार्जन ही होना चाहिए, है ना, और रोजगार देने के लिए समर्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग हमेशा सरकार के भरोसा बैठे रहें, है ना, कुछ अपने तरीके से काम करें, कुछ अपने रोजगार के साधन बनाएं, है ना। तो उससे क्या हो जाएगा कि ये जीविकापार्जन का जो अवसर जो देता है वो कौन देता है, गणित ही ज़्यादा देता है। चलिए, तो ये हमारे पास में एक गणित का बेसिक ओवरव्यू था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके ये देखने वाले हैं कि भाई गणित शिक्षण की कौन कौन सी विधियाँ काम में ली जाती, किसकी, गणित शिक्षण की विधियाँ। सबसे पहले हम लोग विधियों के बारे में एक बार डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद में विधियों के बारे में एक बार डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद में हम लोग सभी को एक एक डिटेल से देखने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, हम सभी को एक एक डिटेल से देखने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हम लोग बात करें, ध्यान से देखना, यहाँ पर क्रम थोड़ा सा ऊपर नीचे है, लेकिन सबसे पहले आपको जो विधि पढ़नी है वो विधि पढ़नी है आगमन विधि। कौन सी विधि पढ़नी है आपको, आगमन विधि सबसे पहले पढ़नी है ना, बात समझ में आ रही है। कौन सी विधि पढ़नी है, आगमन विधि सबसे पहले पढ़नी है।
उसके बाद में आपको निगमन विधि पढ़नी। कौन सी विधि पढ़नी है? निगमन विधि पढ़नी। सबसे पहले 1 नंबर पे ये पढ़ना है, 2 नंबर पे आपको ये पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में आपको विश्लेषण विधि पढ़नी है, उसके बाद में संश्लेषण विधि पढ़नी। तो अब हम लोग बात करें आगमन विधि की। किसकी बात करें? आगमन विधि की। तो ये क्या होता है? ठीक है, मैं एक बेसिक नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ कि इसमें क्या हम लोग सूत्र बनाना सीखेंगे, निगमन विधि में सूत्रों का उपयोग करेंगे। विश्लेषण में क्या करेंगे? छोटी छोटी बातों को हम लोग उसका खंड खंड करके उसका अध्ययन करेंगे। संश्लेषण में क्या होता है कि टुकड़े टुकड़े को जोड़ करके उसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद में आपके पास में आती है पढ़ाने की प्रयोगशाला विधि, है ना, लैब जो हम लोग करते हैं। उसके बाद में रिसर्च विधि, है ना, अनुसंधान विधि, है ना, जो लोग हम लोग रिसर्च करते हैं। उसके बाद में आता है समस्या समाधान विधि। अगर आपको समस्याएं दे करके आपको सोल्व करो, पजल वगैरह देते हैं ना, वो समस्या समाधान विधि। उसके बाद में आता है आपका प्रयोजना विधि। कौन सी विधि? प्रयोजना, यानी कि प्रोजेक्ट के द्वारा आपके पास में जो समझाया था उसको बोलते हैं प्रयोजना विधि। और उसके बाद में आती है आपका व्याख्यान विधि, है ना। क्या होता है? सभी के व्याख्यान विधि होती है। और उसके बाद में आपकी खेल सॉरी तो आपके पास में खेल विधि। तो ये हमारे पास में नॉर्मल तरीके से, सामान्य रूप से हमारे पास में 10 विधि है, ठीक है। तो हमारे पास में जो काम की विधि है हम लोग उनके बारे में डिटेल से देखेंगे, और जो हमारे ज़्यादा काम की विधि नहीं है उनके बारे में हम लोग सिर्फ ओवरव्यू करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। वैसे यहाँ पर सबसे पहले विश्लेषण विधि है, लेकिन मैं विश्लेषण विधि को सबसे पहले नहीं पढ़ाऊँगा। और मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो आपको है सबसे पहले जो है वो आगमन विधि पढ़ाने वाला हूँ। कौन सी विधि? आगमन विधि, ठीक है। तो यहाँ हम लोग बात करें, किसकी बात करें? आगमन विधि की सबसे पहले। देखिए, हमने आगमन और निगमन को वैसे मैंने साथ में रखा, लेकिन मैं आपके लिए सबसे पहले आगमन विधि को एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर बाद में आपको क्या करूँगा? निगमन विधि अलग से करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, आगमन विधि में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें आगमन विधि में, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि पहले उदाहरण देकर बाद में नियम बताते हैं। हम लोग पहले जो कुछ भी करना है पहले हम लोग एग्जाम्पल समझाएंगे। आगमन विधि सबसे पहले, है ना, समझना बात को। आगमन विधि क्या कहता है कि पहले आपको क्या करना है? उदाहरण देना है, और उसके बाद में उसका क्या करना है? नियम बना करके बताना है, ठीक है। किसमें? आगमन विधि में। याद रखना कि पहले उदाहरण से डिटेल से समझाना है, ठीक है। पहले क्या करना है? आपको डिटेल से समझाना है। उसके बाद में आपको फॉर्मूला बना के बताना है, ठीक है। कैसे? ध्यान से देखिएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि 700 रुपये को 10% ब्याज दर से 3 साल का साधारण ब्याज ज्ञात करो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? 700 रुपये का 3 साल के लिए, है ना, 10% की दर से साधारण ब्याज निकाल लो। एक तरीका क्या होता है कि आपका मूलधन, दर और समय बटे 100 होता है ना। वो जो है वो निगमन विधि में, वो हम लोग बाद में देखने वाले। अभी क्या है आपके पास में? सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, बोलो क्या, कि 700 रुपये का 10% है। 10% हमेशा गिना जाता है, वो कितने पे? 100 पे काउंट होगा। प्रतिशत हमेशा किसके ऊपर गिना जाएगा? 100 पे गिना जाएगा। तो हम लोग ये मानते हैं कि माना कि हमारे पास में मूलधन कितना है? 100 रुपये। तो 100 रुपये का 10%, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 100 का 10% यानी कि 10 रुपये। यानी कि 100 रुपये का अगर हमको 100 रुपये के ऊपर हमें 10 कमाई हो रही है, सुनना ध्यान से, 100 रुपये के ऊपर अगर हमको 10 कमाई होती है तो 1 रुपये के ऊपर कितनी कमाई हो जाएगी? तो 100 बटे हम लोग क्या, 10 बटे क्या करेंगे? 100 करेंगे। बोलो क्या करेंगे? 10 बटा 100 करेंगे। बात समझ में आ रही है? कितना किया हमने यहाँ पर? किया हमने 10 बटे 100 किया है, ठीक है। कितने पे? 100 रुपये पे 10 रुपये हैं, तो 1 रुपये पर कितना? तो 10 बटा 100। तो अगर 1 रुपये पे 10 बटा 100 है तो 700 पे कितना हो जाएगा? तो 10 बटे 100 कितना हो जाएगा? 700 पे 10 बटा 100 इंटू में 700, ठीक है। तो 100 से मैंने काट दिया 700 को, कितना? 7×3=21। तो आपके पास में ब्याज जो आ गया वो कितना आ गया? 210 रुपये। अब यहाँ पर हमने किसी भी प्रकार से कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं किया। अब ये समझ में आया तो ध्यान से देखना अब कि आपके पास में ये समय है, ठीक है। तो समय हमने सबसे पहले यहाँ लिख दिया, समय हमने यहाँ लिखा। ध्यान समझना, सबसे पहले क्या आपका इधर देखना ध्यान से कि समय है 3, तो आपने समय लिख दिया। 700 ये जो है आपका मूलधन है, तो मूलधन हमने यहाँ लिख दिया। और ये 10 का मतलब क्या है? दर है, तो दर, और नीचे ये 100 है तो ये नीचे 100। तो यहाँ से हमने एक फॉर्मूला बना दिया। क्या बन गया? एक फॉर्मूला बन गया कि मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100। तो इसको क्या बोलेंगे? आगमन विधि। यहाँ पर क्या होता है कि पहले उदाहरण दे करके, पहले क्या करते हैं हम लोग? उदाहरण देते हैं और उसके बाद में उसको समझाते हैं और सूत्र बनाना सिखाते हैं, ठीक है। अब
रही बात निगमन विधि में क्या होगा, ठीक है। निगमन विधि में क्या होता है, ध्यान समझना, इसी क्वेश्चन को हम लोग अगर निगमन विधि से करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग नियम बताते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, हम लोग नियम बताते हैं। सबसे पहले नियम बताएंगे किसमें, निगमन विधि में। अंतर दोनों का साथ ही साथ कर रहे हैं हम लोग, है ना। सबसे पहले हम लोग उसको नियम बताएंगे और नियम बता करके उसका क्या करते हैं, उदाहरण देते हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन दिया कि भाई 700 रुपये का, क्वेश्चन वही है, 700 रुपये इधर भी 700 रुपये इधर भी, 700 रुपये का 10% की ब्याज दर से 3 साल के लिए कितना ब्याज होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा। अब आपको नियम समझ में आ गया, है ना। सबसे पहले आपको आगमन, सबसे पहले जो सिखाएंगे आगमन विधि ही सिखाते हैं, याद रखना हमेशा। सबसे पहले कौन सी विधि सिखाएंगे, आगमन विधि। जब आपको समझ में आ जाए फॉर्मूला तो आपको सीधा निगमन विधि का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, निगमन विधि। ये क्या कहती है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100। सीधा इस फॉर्मूला आप लोग रखोगे, कितना रखोगे, मूलधन 700, समय दर बटे में 100, तो बोलो कितना आ जाएगा, 210। दोनों साइड में आ रहा है 210, ठीक है। तो ये आपने क्या सीख लिया है, आपने फॉर्मूला बनाना सीख लिया। बोलो क्या सीख लिया आपने, फॉर्मूला बनाना सीख लिया। किसमें, आगमन विधि और निगमन विधि में। सबसे पहली बात कि वहाँ से हम लोग सबसे पहली बात जो पढ़ाएंगे तो आगमन पढ़ाएंगे, जब फॉर्मूला बनाना सिखा देंगे तो उसके बाद में फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, निगमन कहते हैं। चलिए अगली बात करें। अगला पॉइंट जो आपके पास में, यह तर्क सोच स्मरण शक्ति का विकास करने में सहायक है ना। कैसे, अगर आपने फॉर्मूला बनाना खुद से सीखा है तो आपको आपका तर्क करने की क्षमता बढ़ेगी, आपके सोचने की क्षमता बढ़ेगी, आपकी मेमोरी है वो भी बढ़ेगी, मेमोरी चिंतन, ठीक है, सब कुछ बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ किया है ना, तो केवल क्या बढ़ेगा, आपका याददाश्त, आपको रटने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। याददाश्त बढ़ेगी, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई आपने रट करके उसको याद कर लिया। क्या, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, तो वो बोलो कौन सी विधि में है, निगमन विधि में। कौन सी विधि में है, निगमन विधि में। चलिए अगली बात करें, तो अगली बात करें हम लोग, तो मानसिक शक्तियों का क्या होता है, इसमें विकास होता है। किसमें, आगमन विधि में मानसिक शक्तियों का विकास होता है। और अगर इसमें बात करें तो केवल स्मृति का विकास होता है। केवल और केवल क्या होती है, आपकी मेमोरी की ही बढ़त होती है। मेमोरी का मतलब सिर्फ आपको रटने वाली चीज़ें हैं, आपको याद हो सकती है। हाँ, अब कहाँ उपयोगी है, तो भाई ये छोटी कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी है ना। अब हर एक बात को अगर आप लोग डिटेल से करने जाओगे तो आपका सिलेबस जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। बात समझ रहे हो, आपका सिलेबस क्या है, वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या हम लोग कह रहे हैं कि भाई ये छोटी कक्षाओं के लिए ठीक है, बहुत अच्छी विधि है। अगर आपको स्टार्टिंग में सिखाया जाता है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि 9-10 तक भी, है ना, और अगर जब भी 10वीं तक भी अगर हम लोग सबसे पहले पढ़ाते हैं तो आगमन विधि का ही प्रयोग करते हैं कि भाई सूत्र कहाँ से आया, ठीक है। और बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी, और निगमन विधि कौन सी है, सीधे बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। वहाँ पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आप हर एक बात को अगर डिटेल से चले गए तो आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। समझ रहे बात को, क्या नहीं कंप्लीट हो पाएगा, आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगर आगमन विधि की बात करें तो आपको टीचर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसको समझाने के लिए। आगमन विधि में क्या होता है कि शिक्षक को समझाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। शिक्षक को परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको फॉर्मूला बना करके बताना है। क्या बताना, आपको सूत्र बना करके बताना है। जबकि निगमन विधि में आपको परिश्रम बहुत ही कम करना होता है। निगमन विधि में क्या होता है, आपको परिश्रम बहुत ही कम करना होता है, क्योंकि बनाया बनाया सूत्र होता है। क्या होता है, सबसे बनाया बनाया सूत्र है तो आपको कोई समस्या है नहीं। समझ रहे बात को, बनाए बनाए सूत्र में कोई समस्या नहीं होती। सीधा सीधा जो भी आपको दे दिया है वो क्या करना, आपको बस करना है। लेकिन आगमन विधि में क्या है, आपको किसको मेहनत करनी है, शिक्षक को ज़्यादा मेहनत करनी है। अगली बात करें कि विद्यार्थी जो होता है, ये नियम याद रखना, ये क्या आपका सोपान है या नियम है, ठीक है। विद्यार्थी का व्यवहार जो है अन्वेषण कर्ता या शोधकर्ता की ओर होता है। मतलब वो क्या है, रिसर्च करने लगता है। ऐसा लगता है कि विद्यार्थी क्या कर रहा है, खोज कर रहा है। किसमें, आगमन विधि में विद्यार्थी जो है वो खोज कर रहा है, ऐसा लगता है। जबकि निगमन विधि में क्या होता है, केवल और केवल सूत्र के ऊपर निर्भर होता है। कौन, विद्यार्थी। शिक्षक भी सूत्र के ऊपर ही निर्भर होता है कि भाई सूत्र मिल जाएगा तो क्वेश्चन हो जाएगा, सूत्र याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं हुआ। लेकिन आगमन विधि में ऐसा नहीं होता, आपको सब चीज़ें खुद से ही करनी होती है। चलिए अगली बात करें, तो ये वैज्ञानिक प्रवृत्ति है। कौन, आगमन विधि। आगमन विधि क्या है, एक वैज्ञानिक प्रवृत्ति है। जबकि निगमन विधि क्या है, एक तार्किक प्रवृत्ति है ना। सीधा तर्क आपको दे दिया कि भाई ऐसा है, आपको ऐसा करना है, तो बोलो क्या हो जाएगी, वो तार्किक प्रवृत्ति है। जबकि आगमन जो है वो क्या है, आपका
तो आप कहेंगे कि भाई वैज्ञानिक प्रवृत्ति है। ठीक है, तो ये हमारे आज थी गणित शिक्षण के, और यहाँ पर हमने आज 2 विधियाँ देखी। कौन सी विधि, फटाफट हम लोग देख ले। एक तो आगमन विधि देखी है, और क्या देखा आपने, एक निगमन विधि देखा है। ठीक है, एक आगमन विधि और दूसरा है निगमन विधि। इसमें क्या होता है, आगमन में विद्यार्थी खुद करता है और सीखता है, निगमन में क्या होता है, खुद बनाया बनाया रहता है, उसमें ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। क्लियर है बात? ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम लोग फिर मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, अब जितना भी मैं आपसे करा सकता हूँ मैटर, आपको मैं कोशिश करूँगा आपको जल्दी से जल्दी करवा दिया जाए। ठीक है, आप लोग अपने नोट्स खुद बनाएं, और फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। अगर आप लोग पहले हो, नए हो यहाँ पर, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।